नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देश में कट्टरपंथियों ने नई साजिश का आगाज किया है और यह आगाज मुंबई से किया गया है। जानना चाहते हैं क्या है वो? आपने अब तक हलाल मीट ही सुना था, लेकिन अब विद्वेष फैलाने के लिए हलाल टाउनशिप प्रोजेक्ट को खड़ा किया जा रहा है। जी हां, सही सुना। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि हलाल टाउनशिप में केवल और केवल मुसलमान ही रहेंगे और यहां पर किसी और धर्म के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। क्या आपने अपने शहर में ऐसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको मुंबई के उस प्रोजेक्ट की बारीकी से जानकारी भी देंगे और साथ ही उन तमाम जिम्मेदारों से सवाल भी पूछेंगे जो बात बात पर संविधान का हवाला देते हैं और कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हलाल टाउनशिप जैसे प्रोजेक्ट मजहबी कट्टरता को बढ़ावा देंगे या फिर संवैधानिक मर्यादाओं को चुनौती देने का काम करेंगे। आपको यह भी जानना जरूरी है कि आज जब यह खबर जी न्यूज ने दिखाई तो मुंबई की उस इमारत को ढक दिया गया जिस पर यह पूरा बवाल खड़ा हुआ। तो आज इसी से जुड़े सवालों पर और सियासत पर जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल ताल ठोक कर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। एक इलाके में एक ही कम्युनिटी को घर बेचे जाएंगे, एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के अंदर एक अलग राष्ट्र बनाने का दुस्साहस है, एक ऐसा गंदा प्रयास है जो वास्तविकता में देश के अंदर एक षड्यंत्र रच रही है देश को बांटने का। मस्जिदों से षड्यंत्र चलते और अंतर्राष्ट्रीय साजिश रहती है गजवाए हिंद की। इसके लिए मैं ये फिर कहता हूँ कि छोटे छोटे करके ये आते हैं और बाद में पूरे का पूरा बिल्डिंग और बाद में पूरा का पूरा क्षेत्र खाली हो जाता है। आज हम जागरूक नहीं होंगे तो अन्य राज्यों में जो स्थिति हुई है, हमने कश्मीर में देखा है, हमने बंगाल में देखा है, तो हम महाराष्ट्र को छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती को उस हाल पे पहुँचने नहीं देंगे। पूरा प्लान किया हुआ है, इसको कुछ नॉर्मल तो लग नहीं रहा है ऐसा। और यहाँ पे दोनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो कोई एक कम्युनिटी के बारे में ऐसा सपोर्ट करना और इस तरह की करना ये तो सही नहीं है। किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को धर्म को जात को लेकर हर्ट करना अपना इंटेंशन नहीं है। अगर इसको लेकर कुछ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ चीज़ को लेकर कि अगर आपको किसी को हर्ट किया तो, बट अपना इंटेंशन जरा भी ऐसा नहीं है सर। अगर देखा जाए तो हंसी आती है और अगर दूसरे पक्ष से देखा जाए तो ये एक बेहद गंभीर मामला है जिस पर हंसी नहीं गुस्सा आ सकता है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा के और डिबेट शुरू करता हूं। हमारे साथ आज प्रियांक कानूनगो रहेंगे जो कि सदस्य हैं एनएचआरसी के। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। एमआईएम से नेता शादाब चौहान हमारे साथ आज डिबेट में होंगे। एनसीपी शरद ग्रुप से महेश चौहान प्रवक्ता हमारे साथ आज इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। SIMPLB के अध्यक्ष राशिद शरीफ साहब आज इस डिबेट में रहेंगे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नायर हमारे साथ होंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी साहब आ चुके हैं, मौजूद हैं, और राजनीतिक विश्लेषक कपिल कुमार मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल प्रेम शुक्ला आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि भाई डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर महाराष्ट्र में, उसके बावजूद इस तरीके की एक टाउनशिप डेवलप हो रही है, इस तरीके की सोसाइटी डेवलप हो रही है जिसमें ये नियम कायदे होंगे कि भाई न केवल वो हलाल सोसाइटी होगी बल्कि उसमें गैर मजहब के किसी शख्स को मकान नहीं दिया जाएगा। ये कैसा निज़ाम बन रहा है वहाँ? निश्चित तौर पर ये आपने जी न्यूज़ ने ये सरकार के ध्यान में लाने का जो कार्य किया है, हमारी सरकार से मांग होगी कि इस तरह की विभाजनकारी किसी प्रकार की हाउसिंग सोसाइटी को अगर अनुमति दी गई है तो उस अनुमति को वापस लिया जाए, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे विभाजनकारी किसी प्रकार की भी सोसाइटी को भारत राष्ट्र के किसी भी शहर में मंजूरी देना इस राष्ट्र में छोटे छोटे पाकिस्तान पैदा करने के समान है। इस देश को एक बार विभाजन का दंश देश झेल चुका है, इसको अन्य विभाजनकारी शक्तियों का शिकार बनते हुए हम चुपचाप नहीं देख सकते।
अगर इस तरह की कोई घटनाएं हैं तो वो कार्रवाई की पात्र हैं। ठीक है, अब सवाल है महेश चौहान जी कि ये सब कुछ रातों रात तो हो नहीं गया, बाकायदा परमिशन ली गई होगी, बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया बिल्डर की तरफ से कि सोसाइटी किस तरीके की है, उसका क्या नाम है, उसके क्या नॉर्म्स हैं, बाकायदा इस बात का अनाउंसमेंट किया गया होगा कि इसमें गैर मजहब के लोगों को मकान नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन को, जिम्मेदार अधिकारियों को या सरकार को इसकी भनक तक ना हो, उसके बावजूद मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि हम उसकी प्रमोशनल फिल्म देख रहे हैं। अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई, उसमें हमने प्रमोशनल फिल्म दिखाई कि कैसे सोसाइटी में घरों को बेचने के लिए बाकायदा प्रमोशनल फिल्म बनाई गई है जिसमें अनाउंस किया गया है कि ये हलाल सोसाइटी है। अनुराग जी देखिए, सबसे पहले तो किसी व्यक्ति ने अपने घर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये पूरा का पूरा उस व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, इस पर कोई बिल्डर या कोई डेवलपर या सरकार कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। हम देख रहे हैं कि ये अभी आज आपने जो मुद्दा लिया है वहां पर हलाल खाना चाहिए वगैरह वगैरह जो बातें हो रही है, कई सोसाइटियां ऐसी भी है जहां पर वेजिटेरियन ही होना चाहिए, नॉनवेज बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, जो नॉनवेज खाते हैं उनको फ्लैट्स नहीं दिए जाते। और एक तरफ ये सरकार, जो आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन इन्होंने ये तय किया था कि 15 अगस्त के दिन नॉनवेज की दुकानें बंद रहेगी, नॉनवेज बेचने वाली, जैसे कि चिकन हो या मटन हो। तो जिस राज्य में सरकार खुद लोग क्या खाए और क्या नहीं खाए ये तय करने में जुटी हो, उस राज्य में डेवलपर ऐसा सोचे तो उसमें मुझे लगता है कि गलत नहीं है, क्योंकि सरकार ही वो सोच रही है, सरकार ही वैसा काम कर रही है। तो हालांकि इस राज्य में बीजेपी की सरकार है, सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी सोसाइटी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये कानूनन है कि नहीं है। अगर कानून के हिसाब से है तो बात अलग है, लेकिन अगर कानून इसको मान्यता नहीं देता है तो वो लोगों के जो अधिकार है उनका रक्षण करना ये पूरा सरकार की जिम्मेदारी है। वो वेजिटेरियन हो, वो नॉन वेजिटेरियन हो, वो व्यक्ति के ऊपर मतलब डिपेंड है, और वो व्यक्ति ने ये तय करना चाहिए उसे क्या खाना चाहिए, ना कोई डेवलपर ने या सरकार ने। अब प्रेम शुक्ला जी देखिए, महेश चौहान किस तरीके से कवर फायर दे रहे हैं आप ही के आदेश को आगे रख करके कि भाई आपकी सरकार ने महाराष्ट्र में 2 दिन तय किए कि भाई वहाँ पर नॉनवेज की सभी दुकानें बंद रहेंगी, जबकि ये भी एक इंसान का अधिकार है कि वो क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, कब खाएगा, क्या पहनेगा, ये सब इंसान के व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन आप उसमें दखल दे रहे हैं। तो अगर कोई बिल्डर ये तय कर लेता है कि मेरी सोसाइटी में गैर मुस्लिमों को घर नहीं दिया जाएगा और ये हलाल सोसाइटी है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? देखियो किस तरह से झूठ के आधार पर कवर फायर दे रहे हैं, ये भी सबको समझना होगा। सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी किया, कुछ नगर निगम ने निर्देश जारी किया था और जन्माष्टमी का दिन देखते हुए जारी, और भारत के विविध शहरों में आज से पिछले 50-60 वर्षों से जब जैनों का चातुर्मास होता, बहुत जगहों पर जैनों के उस मास में जो है कसाई कर दिए जाते हैं। तो शरद पवार के मुख्यमंत्री रहते मैंने होते हुए देखे हैं, तो शरद पवार सांप्रदायिक व्यक्ति थे, वो लोगों के किचन में घुस रहे थे, ऐसा महेश चौहान जी का कहना है। शरद पवार जी 1993-95 तक महाराष्ट्र के जैनों के त्योहार पर कसाई खाने नगरों में बंद कराए गए थे, उनके किचन में घुस जा रहे थे। नहीं, यह सौहार्द का कई बार विषय भी होता है। अब मुझे कृपा करके बताइए, हलाल भोजन तो हमने सुना था, अब कौन सा जो है कुरान शरीफ में कहां लिखा हुआ है कि हलाल मकान होता है? इस्लाम के किस ग्रंथ में यह निश्चित किया हुआ है कि हलाल मकान है, हलाल अस्पताल है, हलाल बिजली के जो है उपकरण है, हलाल वाहन है? ये कहां हुआ भाई? ये तो इस्लाम के अनुकूल भी कहां है? और जो लोग, कृपा करके मुझे बताइए, कांवड़ियों के मार्ग पर नॉन वेजिटेरियन फूड बेचने के लिए जिद करते हैं, उन लोगों को जो है हलाल फूड के लिए हलाल सोसाइटी बनाने की अनुमति चाहिए। तो ये तो बहुत भयंकर दोहरा मानदंड है कि आप जो हैं खुद तो कुंभ के क्षेत्र में नाम छिपाकर लोगों के भोजन में थूकने का अधिकार चाह रहे हो, और दूसरी तरफ जो है आप जो है हलाल सोसाइटी बनाएंगे। तो ये तो भाई क्या है, ये इस्लामिक गणराज्य बनाना चाह रहे हैं क्या इस देश को? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं पूछ लेता हूं, मैं कपिल कुमार आपको लाऊं, उससे पहले मैं शादाब चौहान साहब से पूछूंगा। शादाब चौहान साहब, ये हलाल मीट तक तो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं ठीक था, लेकिन क्या इस्लाम के मुताबिक हलाल कॉलोनी, हलाल सोसाइटी भी होनी चाहिए और ये जायज है क्या? बिल्कुल
इस तरह की चीजें जो एक धर्म को लेकर के की जाती हैं, वो किस कारण की गई, क्यों की गई, बिल्कुल सरकार के द्वारा जांच का विषय है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुंबई में ऐसी बहुत सी टाउनशिप हैं जहां मुसलमानों को मकान नहीं मिलता। और देश भर में बात कर रहा हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश में भी बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमानों को नहीं मिलता है, और अगर कोई मुसलमान खरीद लेता है तो इन्हीं के लोग जाकर के, प्रेम शुक्ला जी के लोग जाकर के बवाल करते हैं कि ये तो लैंड जिहाद कर रहा है, और जबकि इनको जिहाद का शब्द का मीनिंग ही नहीं मालूम होता है। हम ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान ने भेदभाव को समाप्त किया है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है, और डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, कास्ट, कल्चर, सेक्स के नाम पर नहीं होना चाहिए। हम तो उसके समर्थक हैं। लेकिन फिर कुर्बानी के समय में यह कहा जाता है कि आप यहां सोसाइटी में कुर्बानी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। तो इस तरह की चीजें अगर प्रिकॉशनरी करी जा रही हैं तो उसमें तो समस्या नहीं, लेकिन अगर किसी एजेंडे के साथ ही सरकार जांच करे, और किसी को भी इस देश के अंदर न हिंदू राष्ट्र बनाने का अधिकार है, न इस्लामिक राष्ट्र, न कोई और सा। ये बाबा बागेश्वर धाम जो बोलते हैं वो खुलेआम कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे कहते हैं, लेकिन बना तो नहीं लिया ना। यहाँ तो टाउनशिप बन रही है सर, यहाँ तो हलाल टाउनशिप बन रही है। मेरे भाई, सरकार किसकी है? हाँ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अप्रूवल कौन देगा? उसके नाम को अप्रूवल कौन देगा? जो वहां की बीएमसी होगी वो अप्रूवल देगी। अगर अप्रूवल नहीं देगी तो उस जाहिर सी बात है वो बन ही नहीं सकती। सब कुछ सरकार की नजरों के सामने है। कोई ये नीचे तो नहीं अंडरग्राउंड में कोई सोसाइटी बना लेंगे, पब्लिक डोमेन में है। अगर किसी भी सोसाइटी ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐसा काम किया है जो भारत के संविधान के विरुद्ध है, तो ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है कि वहां पर कानून को लागू करे और ये सुनिश्चित करे कि मुंबई के जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई मकान लेना चाहते हैं वो ले। अगर जो कोई उनको रोकता है, जो उनको प्रताड़ित करने का कार्य करता है, उस पर भी कार्रवाई हो। ये जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की है। सत्ता में केंद्र में भी वो है, प्रदेश में भी वो है, लेकिन वो हमेशा विपक्ष के रोल में रहना चाहते हैं, हमेशा आरोप के रोल में रहना चाहते हैं। वो कह रहे थे प्रेम शुक्ला साहब कि कुंभ में थूकने का आजादी चाहते हैं। किसने कहा थूकने का अधिकार मांगते हैं? अरे कुंभ में जब भगदड़ हुई थी, मस्जिद मदरसे खोल दिए गए थे मानवता के लिए। जैसा आज पंजाब में मस्जिद मदरसे खुल के पंजाब के लोगों को मदद कर रहे हैं। हमारा काम सेवा है, मदद है। ठीक है, ठीक है। शादाब चौहान मैं लौटूंगा। प्रोफेसर कपिल कुमार, लेकिन ये एक, आपको नहीं लगता कि एक विध्वंसकारी परंपरा की शुरुआत है? भले बिल्डर ने कहा कि नहीं मेरी ये मंशा नहीं है, लेकिन उसका प्रोमो हमने देखा कि वो हलाल टाउनशिप बना रहा है जहां गैर मजहब के लोगों के लिए एंट्री नहीं होगी, वहां पर कोई गैर मुस्लिम घर नहीं खरीद सकेगा। अगर किसी हिंदू सोसाइटी में या किसी अन्य सोसाइटी में मुसलमानों को घर नहीं मिलता तो बवाल मचाया जाता है कि भाई ये क्या तरीका है, मुसलमानों को हिकारत की नजरों से देखा जा रहा है, इस तरीके से उनको गलत समझा जा रहा है। क्या ये उसी परंपरा की शुरुआत नहीं है ये टाउनशिप? देखिए, ऐसा है कि मुद्दा यहाँ पे आपस में एक बहुत बहस करने का और लड़ने का, ये हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं, और हम इसको बिल्कुल बड़े लोकल नज़रिए से देख रहे हैं कि मुंबई में ये हो रहा है। मुझे ये बताइए, तमाम चैनल्स पे रिपोर्ट है अमेरिका की कि अमेरिका के अंदर पूरा इस्लामिक टाउनशिप बना दिया गया है। किसने बनाया? क्यों बनाया गया? क्या जरूरत पड़ गई? अमेरिका तो सब अपने बड़ा क्लेम करता है ना कि हमसे भी बड़ा वो ह्यूमन राइटिस्ट और बहुत बड़ा सेकुलर और बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है। मुझे ये बताइए, आज लंदन के अंदर और पूरे इंग्लैंड के अंदर ये हलाल को लेकर के जो हंगामा मचा हुआ है, रोज आप बयान देखिए वहां पे कि हलाल होगा नहीं होगा, क्यों हो रहा है? ये मसला केवल मुंबई का नहीं है, ये मसला उन कट्टरवादियों की तरफ से एक इस तरीके का मसला है जो पूरी दुनिया के अंदर उस कट्टरवादी कह रहा हूं मैं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। नहीं तो मतलब कट्टरवादियों के सरकार फेल है, ये उनका एक एजेंडा है और ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 1970 के अंदर अहमदाबाद में बहुत बड़े रॉयट्स हुए थे, उसे लोग भूल जाते हैं। सुजाता पटेल लेफ्टिस्ट हैं, उनकी किताब आई थी पूरी अहमदाबाद राइटिंग के ऊपर, सोशियोलॉजिस्ट है और स्टडी की थी। मालूम है कांग्रेस ने क्या किया हुआ था? जब ये सोसाइटियां बनी ना बिल्डिंग की, वहां पे एक सोसाइटी बनवा दी मुस्लिम की सोसाइटी, एक बना दी पटेल्स की सोसाइटी, और दोनों के बीच में बोहरा सोसाइटी।
और आर्गुमेंट क्या दिया कि साहब हिंदू मुस्लिम में झगड़ा ना हो इसलिए बीच में बोहरा सोसाइटी बनाई गई है। तो ये इस तरीके की हरकतें कि जाति के नाम के ऊपर सोसाइटी, धर्म के नाम के ऊपर सोसाइटी, ये कोई नई बात नहीं है इस देश के अंदर। 47, आपको तो याद है 47 के अंदर जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, जब कहा गया कि उन मकानों के अंदर हिंदुओं को जो वहां से आए शरणार्थी बन के उनको रखा जाए, तो क्या स्टैंड लिया था चाचा ने? चाचा ने कहा था नहीं नहीं खाली रखिए, वो पता नहीं कब लौट आएंगे। ठीक है। तो इसलिए इसको केवल देखिए, मैं इसको भारत का हिंदू मुस्लिम का सवाल मत बनाइए। हाँ। ये सवाल उस दृष्टि से देखिए कि जो कट्टरपंथी हैं वो पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं, और भारत के अंदर तो इस समय सीआईए सबसे ज्यादा एक्टिव है। ठीक है। और सीआईए सबसे मेल करता है इनका कट्टरवादियों के साथ, इनका इस्तेमाल करता है जब भी करना होता है। ठीक है। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रियंक कानूनगो हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर हैं आप। प्रियंक कानूनगो, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी डिबेट में आपका। और मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि अगर ये दलील दी जाती है कि भाई कोई सोसाइटी ऐसी है जो सनातनियों को ही घर देती है किराए पर भी और खरीदने के लिए भी वो मुसलमानों की एंट्री बैन रखती है, तो फिर क्या गलत है कि अगर मुंबई में कोई टाउनशिप बन रही है हलाल टाउनशिप के नाम से, जहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं होगी, उनको कोई घर नहीं दिया जाएगा, वो ना रेंट पे रह सकेंगे और ना मकान खरीद सकेंगे? यहां सवाल इस बात का है कि हमारे पास जो शिकायत आई है, एक एनजीओ है महाराष्ट्र का सह्याद्री राइट्स फोरम, जिसने हमको एक शिकायत दी है। और शिकायत में उसने हमसे ये कहा कि ये कहा जा रहा है विज्ञापन में कि मुसलमानों को हिंदुओं के या दूसरे गैर इस्लामी लोगों के साथ रहने के में अपनी परंपराओं का पालन करने में तकलीफ हो रही है, अपनी परंपराओं को पालन नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को इस्लामिक तहजीब के अकॉर्डिंग नहीं पाल पा रहे हैं। ये असहिष्णुता के नाम पर वैमनस्य फैलाने का एक प्रयास है। अनुराग जी, आपका चैनल अखिल भारतीय स्तर पे काम करता है, मुझे एक इलाका बता दीजिए जहां मुसलमानों को इस्लामिक तौर तरीके के अकॉर्डिंग बच्चों को बढ़ाने पे पालने पर हिंदुओं की तरफ से कोई रिजर्वेशन आता, कोई प्रोटेस्ट आता, कोई तकलीफ आती हो? ये वैमनस्यता फैला के व्यापार के माध्यम से नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इस पूरे के पूरे मामले में कि कहीं ना कहीं एक इलाके की डेमोग्राफी चेंज करके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के जरिए पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की एक साजिश है। आज आप बोल रहे हैं कि आपको घर अलग चाहिए, कल बोलेंगे कि आपको अस्पताल मुसलमानों के अलग चाहिए, फिर बोलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग चाहिए, ड्राइवर मुसलमान चाहिए, कंडक्टर मुसलमान चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जब ये कहा तो दिमाग खराब हो जाता है सुनकर कि मुसलमानों के लिए स्पेशल स्कूल मुस्लिम इलाकों में बनाओ। अरे भाई, कल को आप ये कहने लगोगे कि महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के बसाए महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के लिए अलग स्टेट बना दो। यही तो नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी है। हमने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया है, हमने उनसे ये पूछा है कि क्या रेरा ने, क्या महाराष्ट्र सरकार के अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, क्या महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने मुसलमानों के लिए एक्सक्लूसिव नेचर की कोई सोसाइटी बनाने की परमिशन दी है? अगर दी है तो कारण सहित उत्तर दें। अब सवाल ये उठता है कि मैंने आपसे पहले भी सवाल ये किया कि दलील ये दी जा रही है, अभी जैसे हमने देखा कि शादाब चौहान थे, उन्होंने कहा कि कई ऐसी सोसाइटीज़ हिंदुस्तान के अंदर हैं जो मुस्लिमों को एंट्री नहीं देती, तो अगर उनको भी उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो फिर क्या गलत है? वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर एक ऐसी टाउनशिप डेवलप हो रही है जो गैर मुस्लिमों को एंट्री नहीं देगी, कई ऐसी शिकायतें आती हैं मुंबई से भी, आप मुंबई का हवाला दे रहे हैं कि वहाँ मुस्लिमों को किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में घर किराए पे नहीं दिया जाता, तो ऐसे में वो मुसलमान कहाँ जाएं? क्या ये उनके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं है? क्या ये उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? तो फिर क्यों इस सोसाइटी को आप उस नज़रिए से देख रहे हैं कि भाई ये लोग अलग टाउनशिप मांग रहे हैं, फिर कल अलग हॉस्पिटल मांगेंगे, फिर अलग इंस्टीट्यूशन मुस्लिम मांगेंगे? ऐसे इस नज़रिए से क्यों देखा जा रहा है? एक समाज को बनाने के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वो वहाँ के लोग हैं। हमारे भारत के संविधान की प्रियम्बल की पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग।
हम भारत के लोग में अनुराग जी, जितना भारत आपका है उतना मेरा है, जितना फारूक का है उतना संजीव का है। तो भारत पूरा पूरा सबका है, सबका अधिकार है, और मैं आपके साथ जितने प्रेम से रहूंगा आप मेरे साथ उतने प्रेम से रहेंगे। आपसी सद्भाव को बनाने के लिए हमको एक दूसरे की धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं को स्वीकार करना पड़ता है, उसके लिए स्पेस देनी पड़ती है। अब मेरे बच्चों को अगर मैं इस तरीके से बड़ा करूं, इस तरीके से पाल पोस कर वयस्क बनाऊं कि वो केवल मुसलमानों के साथ रहने के आदी होंगे, तो हिंदुओं के प्रति इंटॉलरेंट होंगे। ये भारत के सेक्युलर फैब्रिक का हास करेंगे और कहीं ना कहीं हम एक रेडिकल सोसाइटी तैयार कर देंगे। अब जो आपका स्पेसिफिक आरोप है हिंदुओं के ऊपर कि वो मुसलमानों को नहीं बसने देते, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी मुखरता के साथ एक बात देश के हिंदुओं की ओर से कह रहा हूँ कि जिस दिन से इस्लाम का इंसेप्शन हुआ है, इस्लाम अपने पूरे वजूद के साथ भारत में है और आज तक मौजूद है, और वो इसीलिए मौजूद है कि हिंदू इस्लाम को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है और हिंदू और मुसलमानों को साथ रहने में हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन कुछ फिरका परस्त रेडिकल इस्लामिस्ट जो इस तरीके का एक वातावरण बना रहे हैं, वो देश के लिए खतरनाक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका कानूनगो जी बात करने के लिए। मुमताज आलम रिजवी साहब, किस कदर इत्तेफाक रखते हैं आप प्रियंका कानूनगो की बात से, क्योंकि उनका लास्ट पॉइंट जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मुसलमान अपने पूरे मयार के साथ इस हिंदुस्तान में इसे अपना मान करके रह रहे तो इसका मतलब है कि उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। फिर दूसरी बात इस डिबेट में ये पूछी गई थी कि बताइए कि कब कहां किस मुसलमान को अपने तौर तरीक़ों और अपने निज़ाम के साथ रहने में परेशानी आई हो कि उसे अलग सोसाइटी की, ऐसी हलाल सोसाइटी की, ऐसी हलाल टाउनशिप की ज़रूरत पड़ी हो। क्या ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? अनुराग भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए ये आज क्यों ज़रूरत पड़ी, इससे पहले क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी? आज क्या ऐसा बदला वो खुद गौर करें। जो पहले मिजाज था हिंदुस्तान का, क्या आज वो मिजाज है? नहीं है। उसकी मिसाल मैं आप दे रहा हूँ कि पहले तो मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा ना हो और सब मिल के रहें। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन पहली चीज़ तो ये आइन में हमें देखना चाहिए कि हमारा संविधान क्या कहता है, क्या हम ऐसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज उत्तराखंड से देवभूमि कह के मुसलमानों को निकालने की बात की जा रही है। खुल्लम खुल्ला जा करके देख लीजिए, सारे वीडियोज़ मौजूद हैं। उत्तरांचल में इसी तरीके से देवभूमि कह के वहां अल्टीमेटम दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर अंदर यहां से खाली कर दें, और उन पे तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं कि मस्जिद के आगे से निकलो तो ये कहा जाता है, उसके आगे से निकलो तो ये कहा जाता है। ये तमाम ये क्यों हो रहा है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? फिर आप अभी कह रहे थे क्या सनातन विलेज का ऐलान नहीं किया गया था? हाँ, इस पे क्या डिबेट आपने नहीं किया अनुराग जी? की है क्या बाबा बागेश्वर ने उसका स्वागत नहीं किया? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। एक गांव हिंदू राष्ट्र होगा और फिर उसके बाद एक शहर हिंदू राष्ट्र होगा और एक पूरा हिंदू राष्ट्र होगा। क्या उसकी बात नहीं हुई? उस पर इनका क्या कहना है? क्यों इस तरह की बातें आती हैं? एक तरफा देखिए बात, मैं ऐसी किसी भी बात का सपोर्ट नहीं करता। अब आ जाइए प्रेम शुक्ला जी, बार बार हलाल हलाल हलाल, क्या है? क्या आप लोग असल में कुछ पढ़ते लिखते हो नहीं, जानते कुछ हो नहीं। हलाल हलाल, अरे भाई हलाल क्या? हलाल और हराम बात को समझो। हलाल यानी अगर कोई चीज़ गलत तरीके से हासिल की जाए वो उसको हराम कहते हैं, और अगर कोई ठीक ढंग से ली जाए तो उसको हलाल कहते हैं। आप भी जानते हो हराम चीज़ क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे। आपसे अगर पूछा जाए कि क्या हराम चीज़ खाओगे, आप मना कर दोगे कि हम हराम चीज़ नहीं खाएंगे। तो अच्छा फिर क्या खाओगे? तो उसका अपोजिट क्या होगा? हलाल खाओगे। यानी जो चीज है, और हम ये बात कहते हैं वो सबके लिए, मुसलमानों के लिए भी मैं कह रहा हूं, और हो सकता है एक मिनट कह देते, हो सकता है हम उसे शुद्ध और अशुद्ध कहते हैं। हाँ ठीक है, तो वही चीज है। बिल्कुल वही चीज है। तो हलाल जो है तो शुद्ध हर कोई चीज चाहता है। अच्छा दूसरी चीज मैं कहता हूं कि आप देखिए जो लोग अभी सोसाइटी बना रहे हैं, हो सकता है कि इनके जेब में जो है हलाल पैसा ना हो, हलाल सोसाइटी बना रहे हैं। अब कितना वो हलाल है कितना वो तय करेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस तरह के झगड़े, इस तरह की जो इंतशार है, इसको रोकना चाहिए। भारत वाकई बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ मिली जुली तहजीब है, मिलजुल करके ही हम रहेंगे। सोसाइटी बनाने से इससे कोई फायदा नहीं है। सब मिल करके, अगर कोई हिंदू भाई ऐसा करता है कि वो अलग सोसाइटी मुसलमानों को ना आने देंगे, हाँ, और उनको ये नहीं खाने देंगे, यहाँ ये नहीं होने देंगे,
ये सब बंद होना चाहिए। जिसका जो कल्चर है एक दायरे में रह करके अपने उस कल्चर को फॉलो करें, उसी से हमारा भारत ग्रो करेगा। बाकी जो चीजें ये सब राजनीति की है। प्रेम शुक्ला जी दोनों तरफ चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी को ये तो बहुत अच्छा लगता है कि जब नवरात्र आ जाए तो सारे दुकान और सारी सब कुछ बंद कर दी जाए। काहे बंद कर दी जाए? क्यों बंद कर दी जाए? क्यों जबरदस्ती आप करोगे? फिर आप जो है दुकान लगाने पे आपको बड़ा इतराज हो जाता है कि मुसलमान किसने ये किया? इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था। आप लोगों ने ये नया प्रोपगंडा क्यों शुरू कर दिया कि आप ये दुकान नहीं लगाएंगे, वो दुकान नहीं लगाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं न जाने कितनी बार संगम गया, मैं न जाने कितनी बार कामाख्या मंदिर गया, मैं न जाने कितना जो है उज्जैन महाकाल मंदिर गया, लेकिन आज जाते हुए डर लगता है, हो सकता है मैं लिंच कर दी जाऊं इस तरीके से। आप पता नहीं ये क्या करने आए, ये जिहाद करने, तो ये इस तरीके से स्वागत होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, डर लग रहा है अनुराग जी। ये ऐसा भारत बनाया जा रहा है। सुनिए, आज कलेवा को लेकर के, जबकि आपको पता है कि हम शिया मजहब से ताल्लुक रखते हैं। हमारे यहाँ लोग कलेवा बांधते हैं। जब हम करबला जाते हैं, जब हम मदीने जाते हैं, तो वहां पे हम वो धागा बांधते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि हमारा धागा है। इस तरीके की बातें आ रही, ये बहुत शर्मनाक है। बंद करो ये। ठीक है। श्रीराज नायर जी, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि ऐसी सोसाइटी कतई नहीं होनी चाहिए जो हलाल टाउनशिप के नाम पर बस रही हो। एक ऐसा, मैं प्रेम शुक्ला जी आता हूं, एक ऐसा जहां होना चाहिए जहां सभी रह सकें। लेकिन फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? फिर आप लोग तो मुखर हो जाते हैं उस पर कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, ये बहुत चिकनी चुपड़ी बातें इन्होंने कही हैं। क्या सन 47 में क्या था? गंगा जमनी तहजीब नहीं थी? सन 47 में गंगा जमनी तहजीब नहीं थी। किसने भारत के दो टुकड़े किए? धर्म के आधार पर किसने बंटवारा किया? ये उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के मुसलमानों ने सबसे पहले टू नेशन थियरी का समर्थन किया। बिल्कुल गलत है। हिंदू महासभा इसमें शामिल थी। भारत का मुसलमान भारत के उसमें 1935 का, इसीलिए टुकड़े हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग वो भी शामिल थे जो और बड़ी आबादी इस बात की मुखालफत कर रही थी। अच्छा, बोले नेशन थ्योरी। वो बेचारे वो किसी के बीच में नहीं बोले। बोले मैं लाता हूं। अगर ये बोलेंगे तो मुझे नहीं, आप बोलिए श्रीराज जी, आप बोलिए। बोल लो भाई, बोल लो। अरे आप बोलिए श्रीराज जी, मैंने इन्हें चुप करा दिया। अरे फिर जब ये बोले थे, मैं एक शब्द बोला था। हाँ, वही मैंने कह के चुप कराया। बोलिए। हलाल के मायने क्या है? What is permissible according to the tenets of Islam? हम हलाल क्यों खाएंगे? ये हलाल का मायने क्या है? ये बैकडोर एंट्री है इस्लाम की। ये बैकडोर एंट्री इस्लाम की। भारत एक बार धोखा खा चुका है। भारत का विभाजन फिर वही मैं बोलूंगा तो कहेंगे बोल रहे हैं। अरे भाई, एंट्री क्या है? बैकडोर एंट्री। हम तो भारत के हैं। सुन लीजिए। अच्छा, पूरा 30 करोड़ तो मुसलमान भारत के हैं। अपना ईमान थोड़ी बदल लेंगे, अपनी तहजीब थोड़ी बदल लेंगे, वो तो है ही है। बैकडोर एंट्री क्या होती है? हम तो है ही भारतीय, भारत में तो रहते ही है। अब सुन लीजिए। हाँ, तो भारतीय हैं तो भारत की बात करो। या हलाल और किसकी बात कर रहे हैं? हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम कोई बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हम सऊदी की बात कर रहे हैं। ये बैकडोर। अरे आप जाके देखिए, अबू धाबी में मंदिर बन गया। आप ये जो है खोलिए, अबू धाबी में मंदिर बन गया। आप यहाँ की बात कर रहे हो कि यहाँ नहीं बनने दे रहे? सब कुछ भारत ने दिया। उसके बाद भी क्या किया? उसके बाद इनके अंदर है। क्या हमने अबुल कलाम आजाद नहीं दिया आपको? हमने वीर अब्दुल हमीद नहीं दिया? देखिए, हमने क्या नहीं दिया? आप बताइए। हमने बिस्मिल्लाह खान नहीं दिया आपको? हमने जाकिर हुसैन आपको नहीं दिया है? क्या नहीं दिया हमने 47 के बाद से? बताइए, क्या नहीं दिया हमने? कौन सी शिकायत आपको है? क्या जब मेहरबानी किया कि आपने? तो फिर बिल्कुल मेहरबानी नहीं किया, अपने राष्ट्र के लिए किया है। और हमें आपसे भक्ति का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। हमें भक्ति का सर्टिफिकेट भी आपसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। हम भारतीय गर्व से कहते हैं, फख्र से कहते हैं, हम इंडियन, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखो जो हिंदू पाकिस्तान, और जब भी जरूरत पड़ेगी हम भारत के लिए बलिदान भी देंगे, कुर्बानी भी देंगे। भारत क्या है? आपके कहने से कुछ नहीं हो गया है, सिख मुक्त हो गया है। आपने हालत क्या कर दिया? कश्मीर एकमात्र राज्य था जहां हिंदू अल्पसंख्यक और मुसलमान बहुसंख्यक था। आपने हिंदू की क्या दुर्गति की? क्या हमने नहीं किया। कभी कोई एक भी मुस्लिम टेररिस्ट के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ भारत का।
ठीक है, मैं आता हूं श्रीराज जी, आपके पास आता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी आपके पास आऊं, उससे पहले राशिद शरीफ आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में कहीं भी ये नहीं है कि उसमें मुसलमान नहीं रह सकते, सिख नहीं रह सकते, ईसाई नहीं रह सकते। उसकी परिकल्पना में सभी लोग सम्मिलित हैं, लेकिन जो हलाल टाउनशिप बन रही है वहां गैर मुस्लिमों को मकान नहीं दिया जाएगा, ना उनको टेनेंट बनाया जाएगा। तो क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल सर, मैं तो मुबारकबाद दूंगा जो भी हलाल टाउनशिप बना रहे हो लोगों को। हाँ, मुझे आपसे ये उम्मीद थी। वीएचपी साहब को ये समझना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरे से उम्मीद ये रखी है, क्योंकि इस वजह से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग हलाल पे तवज्जो देते सर, हराम नहीं खाते। यहाँ तक के करप्शन, यहाँ तक के ज़िना, यहाँ तक के तो मतलब अगर आप हलाल टाउनशिप में नहीं रहते हैं तो आप हराम खा रहे हैं इस देश में। एक मिनट सुन रहे बाबा, ना अरे मैं चुप, अरे आप आज अगर हलाल आप हमारी तनख्वाह भी, अगर हमारी नौकरी भी हलाल चैनल में जाकर के पाकिस्तान की सुनिए, इस चैनल पे क्यों चिल्ला रहे हो? राशिद भाई को सुन लीजिए। क्या ये चैनल हलाल है तुम्हारे लिए? अच्छा राशिद भाई को सुन लीजिए। बिल्कुल ये चैनल हलाल है तुम्हारे लिए? साहब जो है ना, हलाल हराम का फर्क नहीं मालूम, ना जानू तुम्हारे को। अरे तेरे को क्या मालूम है? अरे उनकी वो लैंग्वेज है, तुम्हारे को मतलब वो अपनी हैदराबाद। अच्छा आप भड़किए बात। ऐसा हाँ सर, यहाँ पे हराम हलाल, मुसलमान हराम हलाल को तवज्जो देता। आज मुसलमान अगर कोई टाउनशिप बना रहा है हलाल, अगर उसमें कोई मुसलमान आता है और उसको ये बिल्कुल 100% वो सेफ होता है। अगर कोई अरे एक बात बताइए, उस टाउनशिप से बाहर मतलब सेफ नहीं है लोग? अरे यही कॉलोनी है सर तेलंगाना में। अरे सारे मुसलमानों के बैंक अकाउंट बंद करवा दो और ब्याज लेना बंद करवाओ बैंक से, वो भी हराम है, वो हलाल नहीं है। मुसलमानों की एंट्री नहीं है, कई टाउनशिप यहाँ पे है, कोई मुसलमानों की एंट्री नहीं है यहाँ पे, किसी को घर नहीं देते, दुकान नहीं देते यहाँ पे। वो क्या बात कर रहे सर आप? अगर आप है नहीं, अभी अगर जो बात कर रहे हैं हिंद बन जाएगा, अरे भाई अखंड भारत की तरफ चलो यार, छोड़ो ये घर हलाल हराम छोड़ो, चलो अखंड भारत के लिए दम उतना है, कश्मीरी पंडितों को लेके आओ, बिठाओ, बात करना आता, रज़ाकरों को ले आए वापस, काली टीवी पे बैठ के रज़ाकरों को ले आए वापस। अरे कुछ करना है तो करो, छोड़ो मुसलमानों को, हिंदुओं के लिए वापस, हिंदुओं के लिए करो तुम लोग, खाली बात मत करो, चलो कश्मीरी पंडितों को लेंगे, चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ 100 दिन। अरे तेरी जरूरत नहीं है। अरे तू तलाक नहीं, अच्छा वो हैदराबादी एक्सेंट में तू का मतलब अभद्रता नहीं होता कपिल जी, तो आप कम से कम तू तड़ाक मत कीजिए। अच्छा सुनिए, प्रोफेसर संगीत रागी की बारी आ गई अब, ठीक है। मैं अनुराग जी, तू का मतलब आप है, मैं वही समझा रहा हूँ। आप लेके आइए, ठीक है, अगर आप हराम खाना है नहीं आती तो मत बोलिए, उर्दू में बोलिए, मुझे आती है। हमारे को नहीं चलता, हमारे को नहीं चलता बाबा, हराम नहीं चलता हमारे को, तुमको हराम खाना है। मैं कह तो रहा हूँ, सारे बैंक अकाउंट बंद करवा दो मुसलमानों के, ब्याज लेना बंद कर दो बैंक से, ब्याज लेना भी हराम है, उसको क्यों मानते हो? हलाल क्यों नहीं करते बात पे? इंडिया भी हलाल, सारे बैंक अकाउंट बंद करवाओ ना, बैंकों में अकाउंट ब्याज ले रहे हो। छोड़ दो प्रोफेसर संगीत रागी, छोड़ के सब हलाल बन जाओ। ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी, राशिद शरीफ साहब की जो सोच है, ये देखिए बड़ा क्लियर बोले हैं, ये कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोले हैं, लेकिन ये विचार कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मुसलमानों को किसी सोसाइटी में एंट्री नहीं दी जाती है तो वो विचार भी कितना खतरनाक है। और अब अगर राशिद शरीफ को लगता है कि हलाल टाउनशिप से बाहर मुसलमान सेफ नहीं है, तो ये विचार कितना खतरनाक है। देखिए, हुकूमत को सोचना चाहिए सर, सुना ये हुकूमतों को सोचना चाहिए। आज अगर इस तरीके का कोई नाम ले रहा है तो हुकूमत पे है, ठीक है, तहमत है हुकूमत पे। ये डबल इंजन की सरकार इस तरीके की अगर काम करती है, अगर इस तरीके की, तुम्हारी तो छकड़ा गाड़ी है यार। अच्छा ठीक है, तुम्हारी तो छकड़ा गाड़ी है। अच्छा आप संगीत रागी का ट्रक है। संगीत रागी को सुन लीजिए। संगीत जी बोलिए। देखिए 2025 में मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा, हलाल इकोनॉमी एंड असर्टिव इस्लाम, वो पूरा छपा हुआ है, 10,000 वर्ड का वो रिसर्च पेपर है। मैं इस बात से शुरुआत करना चाहूँगा कि वीएचपी के प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। साहब, हिंदुस्तान सहन कर रहा है, आपको जानकारी नहीं है, या आपको जानकारी है तो शायद मुझे लगता है कि इसको फिर से नए तरीके से इसके बारे में सोचिएगा। देखिए, हिंदू समाज जब तक उसके सर से पानी ऊपर नहीं चला जाता है तब तक वो सोचना बंद करता है, सोचता ही नहीं है।
हलाल इकोनॉमी, अभी एक बंधु कह रहे थे कि आप पढ़ते लिखते नहीं है, जानकारी नहीं है, शायद उनको जानकारी की कमी है। हलाल का मतलब होता है जो कुरान के अनुसार डुएबल है और कुरान के अनुसार अनडुएबल है। व्हाट इज एक्सेप्टेबल फॉर अकॉर्डिंग टू कुरान और व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल टू कुरान। तो कॉस्मेटिक्स तो उन दिनों तो ऐसा था नहीं, जितने मेडिसिन आज के दिन में हैं वो तो उस समय कुरान के समय तो था ही नहीं। जब कुरान बना था तो थर्ड खलीफा के समय वो निकल करके आया था। उस समय तो इस दुनिया में एलोपैथी के बारे में ज्ञान भी नहीं था। लेकिन अभी एक बता रहे थे कि कल हलाल हॉस्पिटल हो जाएगा तब क्या करेंगे। अरे भाई, हलाल हॉस्पिटल एक सच्चाई है, ग्लोबल हेल्थ सिटी हॉस्पिटल इसी देश के अंदर उसका इकाई काम करता है। केरला के अंदर हलाल अपार्टमेंट पहले से है, ये आपको जानकारी नहीं है। पहले हम लोग मटन और मीट के बारे में जानते थे। आज मलेशिया के बाद भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल हब हलाल का हो रहा है और ये असर्टिव इस्लाम की पूरी पहचान है। अमेरिका के अंदर वो 13.4% एनुअल ग्रोथ पर है, यूके के अंदर 10.3% है, भारत के अंदर 7.4 है। आप हलाल मीट और मटन तक नहीं है। हमारा शॉल क्या है, हमारा शर्ट क्या है, हलाला शर्ट क्या है, साड़ी हलाल, शर्ट हलाल, कॉस्मेटिक हलाल, लिपस्टिक हलाल, कलर हलाल। मोबाइल फोन भी इस देश के इकोनॉमी के पैरेलल 10 सेकंड मुझे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस देश के अंदर एक पैरेलल इस्लामिक इकोनॉमी खड़ा करने की कोशिश है और जो हो रहा है आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि पतंजलि भी जो है वो अपना हलाल सर्टिफिकेट करके बाहर एक्सपोर्ट करती है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि एयर इंडिया के अंदर भी, और सबसे पहले आपको ध्यान में होगा कि 2023 के अंदर रमजान के महीने में हलाल चाय बिक रही थी जहां विरोध किया गया था। कर्नाटक में 2022 के अंदर इस पर वहां के एक विधायक एमएलसी ने इस पर एक रेजोल्यूशन लाना चाहते थे जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी को इस्लामाइज करने का यह तरीका है हलाल। 1971 में भारत में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। तब क्या इस्लाम उससे पहले जिंदा नहीं था क्या? इस्लाम था या नहीं था? एक बंधु ने कहा कि हमको घर नहीं मिलता है, अमेरिका में मान लेते हैं, भारत के अंदर नहीं। अरे भाई, मलेशिया में हलाल, तो दुनिया का कोई ऐसा नहीं है जहां पर ये नहीं है। और जब फूड में तब आया, शुरुआत उसकी हुई जब पैक्ड फूड ऑस्ट्रेलिया से अंदर जब आने लगा तो वहां के जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने कहा कि आप इसको सर्टिफाई कीजिए कि ये हलाल है या नहीं है। ठीक है। तो मार्केट की जरूरतों के अनुसार इस्लामिक कंट्री ने मजबूर किया। ठीक है। अब भारत के अंदर जनसंख्या जैसे जैसे मुसलमानों की बढ़ रही है, आपने देखा होगा कि असर्टिव इस्लाम के साथ बुर्का भी आया, उतना ही टोपी उसी छेद वाली भी असर्टिव हुआ इस्लाम का है। पहनने का तरीका भी अरब की संस्कृति, और अब खाने के लिए भी हलाल आपको चाहिए, पहनना हलाल चाहिए। इस मानसिकता को समझिए। ठीक है। ये नहीं है कि शुद्ध और अशुद्ध का मामला है। कुरान के अनुसार क्या है और शर्ट कहां से हलाल हो गया भाई? तो क्या होता है जैसे आप कुरान में संगीत रागी लौटता हूं आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद शादाब चौहान ये खबर दे दूं, फिर शादाब चौहान से मैं पूछूंगा कि किस हद तक डॉक्टर संगीत रागी की, प्रोफेसर संगीत रागी की बात से वो इत्तेफाक रखते हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये कि हलाल टाउनशिप पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सवाल उठाए। अठावले ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है, कोई व्यक्ति कहीं भी घर ले सकता है, इस तरह से भेदभाव करना गलत है, यह अठावले का कहना है। और सरकार से उन्होंने कहा है कि कानूनी एक्शन ले सरकार। मुझे लगता है कि इसी तरह की ऐड, मुझे लगता है कि झूठी ऐड हो सकती है। अगर किसी ने ऐड निकाली भी होगी तो गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। मुझे लगता है कि यहाँ माथेरान हो या मीरा रोड हो या कोई भी शहर हो या राज्य हो, इसी तरह की ऐड अभी तक आई नहीं है। और बिजनेस करने वालों को, सभी जाति धर्म के लोगों को मकान देना ही चाहिए। जो लेने के लिए आएगा, जो पैसा देगा, उसको मकान मिलना चाहिए। जब मकान ख़त्म हुआ तो दूसरा कोई भी आ गया तो उसको नकारा गया, तो उसका गलत अर्थ में नहीं निकालना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को ही घर दिया जाएगा, हिंदुओं को ही घर दिया जाएगा,
या गुजराती लोगों को घर दिया जाएगा, मराठी लोगों को घर दिया जाएगा, इसी तरह की ऐड करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, शादाब चौहान, आप किस कदर इत्तेफाक रखते हैं प्रोफेसर संगीत रागी की बातों से कि ये सिर्फ हलाल और हराम का मामला नहीं है, ये रेडिकलाइज करने का मामला है, ये इस्लामीकरण की शुरुआत है जिसकी इस तरीके से नींव रखी जा रही है, नींव डाली जा रही है? देखिए, संगीत रागी जी प्रोफेसर नफरत है। उनको हर विषय में उसको इस तरह से पेश करना है कि इस्लाम जो है नफरत सिखाता है। वो ना इस्लाम को जानते हैं और ना सनातन धर्म को जानते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा सर, उन्होंने इस्लाम नफरत फैलाता है ये कभी नहीं कहा। मुझे बताइए सर, उन्होंने जो तथ्य रखे हैं बातों को पहली बार नहीं रख रहे हैं। ये एक ऑडियो टेप है संगीत रागी जी का जो हर डीवी डिबेट में बजता है, सेम टू सेम। मेरा ये सवाल उनसे है कि अगर आप ये बोलिए, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं तो सवाल करिए कि वहां सरकार किसकी है। दूसरी बात यह है कि क्या उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक शब्द बोला इन्होंने? जो मुंबई के अंदर जो टाउनशिप में मुसलमानों को घर नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश में आइए, अपना कैमरा लेकर हम आपको दिखाएंगे कि मुसलमानों को टाउनशिप में अलाउ नहीं किया जाता है। तो आप दोनों तरफ को आपको बोलना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति असंवैधानिक कार्य करता है, ये सरकार की नजर में है, तो उसमें फैसला लिया जाए। तीसरी चीज, बकरा ईद के वक्त में एक वहां पर मुंबई में स्पेशली वहां की जो सोसाइटीज है उन्होंने ये कहा था कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है तो यहां पर कुर्बानी अलाउ नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है प्रिकॉशनरी उन लोगों ने इसलिए किया हो। और दूसरी बात कही जाती है कि हलाल अस्पताल, अरे भाई कॉमन पब्लिक प्लेसेस का इशू नहीं है, पर्सनल हाउस को किस तरह रहना वो एक इशू है। और जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस और हलाल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पैरेलल इकोनॉमी, अरे भारत की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी भारत की है। अगर कोई कुछ भी व्यापार करेगा, कोई गोश्त बेच करके व्यापार करेगा या कोई सब्जी बेचकर व्यापार करेगा या कोई मशीनरी बेचकर व्यापार करेगा, सब भारत की इकोनॉमी का हिस्सा है सर। कोई पैसा विदेश नहीं जाता है। आप किस तरह की बात करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करिए। आप चाइना के खिलाफ बोलिए, आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट बन चुके हैं आज, आप बोलिए कि चाइना दुश्मन देश को नहीं, लेकिन शादाब भाई, जैसा राशिद शरीफ ने कहा कि मुसलमानों को अगर अपने पूरे हक के साथ रहना है तो अब हलाल टाउनशिप्स की जरूरत है। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? फिर नहीं सर, मैं किसी भी रेडिकलाइज्ड व्यक्ति के बयान से सहमत नहीं हूं। ये कहूंगा कि रेडिकलाइजेशन हिंदुओं में भी बड़ा है और अगर पैरेलल में भी कोई रेडिकलाइजेशन करेगा, हम रेडिकलाइजेशन के खिलाफ हैं। लेकिन ये हिपोक्रेसी प्रेम शुक्ला जी और संगीत रागी जी की ये है कि ये एक तरफ की बात करते हैं, ये अपने अंदर जो रेडिकलाइजेशन है, जो इतने सदियों से, इतने बरसों से, सदियों से नहीं, इतने बरसों से इनकी सरकार में मुसलमानों को डिनाई किया जा रहा है। कई सोसाइटी में मॉब लिंचिंग हो रही है मजहब के नाम पर, मजहब के नाम पर टारगेट किलिंग हो रही है, बुलडोजर का गलत प्रयोग हो रहा है। हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है, समान रूप से इस्तेमाल करिए, हिपोक्रेसी खत्म करिए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, छोटा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं आता हूं, संगीत जी आता हूं। छोटी सी टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी, एक छोटी 10 सेकंड में एक छोटी सी टिप्पणी। अच्छा ठीक है, कर दीजिए। देखिए, मुसलमानों को लोग घर नहीं देता है, इसमें एक सच्चाई है। लेकिन कौन सा मुसलमान कल टेररिस्ट है ये बगल वाले को पता नहीं निकलता है। यूनिवर्सिटी में कौन कश्मीर और वहां से आने वाला मुसलमान टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल होगा ये सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा है। इस डर के अंदर हिंदू जो है तो आपत्तिजनक बयान है। नहीं, संगीत रागी जी, मैं भी मानता हूं कि ये आपत्तिजनक बयान है कि मुसलमानों को घर इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा दूसरा मुसलमान आतंकवादी निकल आएगा। ये घोर आपत्तिजनक है। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप भी मानते हैं कि ये बात सही है, मुसलमानों को इसलिए घर नहीं दिया जाता? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सर, समय की कमी है मेरे पास। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। सेवा करने वाला नहीं, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं आता हूं, मैं संगीत रागी समय रात आता हूं। हुआ है जी जी, प्रेम शुक्ला जी, क्यों गेटवाइजेशन हुआ है? जी प्रेम जी, अनुराग जी, आपको मैं सत्य और वस्तुस्थिति बताता हूं। मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था, आराम नगर वर्सोवा का निवासी था। उस समय एक सोसाइटी वहां बनी, आगा खान सोसाइटी। आज भी यारी रोड पर आगा खान सोसाइटी है, जिसका उद्घाटन 17 जनवरी 1983 को प्रिंस आगा खान चतुर्थ ने किया। वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री तो भी उस कार्यक्रम में आए। उस आगा खान सोसाइटी में यहाँ बैठे 3 मुसलमान हैं पैनल में, इनको भी मकान नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस की सरकार के समय का बनी सोसाइटी, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जिसका उद्घाटन हुआ, उस आगा खानी सोसाइटी में
गैर आगा खानी मुसलमानों को भी मकान नहीं मिलता, तो इसको क्या कहा जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? मुसलमानों को मतलब हिंदुओं को तो बात ही जाने दीजिए। ये यहाँ श्रीमान जो रशीद बैठे हुए हैं, श्रीमान शदाब चौहान बैठे हुए हैं, तीसरे मुमताज आलम और मुमताज आलम बैठे हुए हैं, हाँ मुमताज आलम रिजवी जी बैठे हैं। रिजवी जी तो शिया मुसलमान है, शिया मुसलमानों को भी वहां मकान नहीं मिलता। आज आप जाइए, अपने कैमरामैन को भेजिए, यारी रोड पे आगा खां खोजा सोसाइटी है वर्सोवा में, उसमें एक मकान जो है इन तीनों में से किसी के नाम पे बुक करा दीजिए। ठीक है, फिर महेश चव्हाण जी, फिर डबल इंजन की सरकार इसमें दोषी कैसे हो गई? ये तो प्रेम शुक्ला जी अपने बचपन का संस्मरण सुना रहे हैं आगा खान सोसाइटी वाला। मेरी बात काट दी थी, इसका मतलब है सिर्फ मेरा इतना कहना था जी कि वो डर है जो खासकर से भारत के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है, मैं समझ गया, विस्फोट हुआ है, उसके बाद से हिंदुओं में ये डर बहुत ज्यादा व्याप्त है। क्लियर सर, नोटेड सर। कारण है कि लोग मकान देने से डरते हैं। नोटेड सर। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारे मुसलमान। नहीं, मैं समझ गया, सभी समझ गए। मैं आऊं आपके पास, उससे पहले महेश चव्हाण जी। अनुराग जी देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये मानसिकता का सवाल है। आज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुंबई में कई सारी सोसाइटियां ऐसी है कि जो हिंदुओं की है और वो दूसरे हिंदू जो नॉनवेज खाते हैं उनको उन सोसाइटी में घर खरीदने के लिए मना करते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये मानसिकता है, ये मानसिकता गलत है, इस पर कुछ काम होना चाहिए। और जो सवाल रहा अभी बीजेपी की गवर्नमेंट की, सवाल सीधा है, गवर्नमेंट बीजेपी की है, होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है। अगर किसी आदमी को ये तकलीफ है कि उन्हें उन सोसाइटी में अगर उनको मकान लेना है और वो सोसाइटी उन्हें मकान लेने के लिए मना कर रही है, तो वो कानूनन उनके पास जा सकते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी। ये पहली बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर सवाल ये नहीं है, सवाल मानसिकता का है। अगर कल मैं उस सोसाइटी में जाकर रहना चाहूं और मैं कानूनन अगर उधर जाके फ्लैट खरीदूं, तो क्या जो कट्टरवादी लोग वहां पर है, मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोई अगर कट्टरवादी, मैं सिर्फ इस सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू सोसाइटी की भी बात कर रहा हूं, किसी भी हिंदू सोसाइटी की भी बात कर रहा हूं, अगर मैं अकेला वहां पर जाके रहूं, तो क्या मैं वहां पर चैन और शांति से रह पाऊंगा? वो लोग मुझे रहने देंगे क्या? मेरे घर में मैं जो मुझे जो चाहिए। प्रोफेसर कपिल कुमार, देखिए, मैं प्रेम शुक्ला जी से मेरा एक सवाल है, क्योंकि रागी जी ने बताया वो चाय का हलाल और वो बात हुई थी, जब ट्रेन के अंदर वो वीडियो आया था कि वो चाय हलाल करके सर्व की जा रही थी, तो मैंने उस वीडियो को रिट्वीट किया ये कह के कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको पत्र भेज दूंगा, केंद्र के रेल मंत्रालय ने ट्विटर को लिखा कि इनकी प्रोफेसर कपिल कुमार की ट्वीट को बंद करिए, ये देश में वैमनस्य फैला रही है। ये तो आपकी ब्यूरोक्रेसी है बैठी हुई। नंबर 1, आपकी तो भाषा से लग रहा है कि वैमनस्य फैला रहे हैं आप। अरे भाई, वो आप अपना किस्सा सुना रहे हैं। हाँ, मैंने आपको किस्सा सुनाया है। और दूसरा सुनिए, ये आज क्या हो रहा है दुनिया के अंदर कि टर्की हलाल आर्मामेंट्स, हलाल शस्त्र खरीदिए। ये टर्की की मार्केट में है हथियारों के लिए। बात करिए साहब, कहाँ बात करते हैं आप विदेशों की? अरे यार चुप करिए, विदेशों की बात मत करिए। ये सारे विदेशी एजेंट बैठ के करवा रहे हैं फेनेटिज्म यहाँ पे। आपको अगर इतनी अकल नहीं है तो डिबेट में बताइए। आप बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या काफिर शब्द हटा दिया गया है? क्या आपने काफिर शब्द हटा दिया है? ठीक है, मुझे बताइए गाजी का क्या मतलब मुझे लगता है कि क्या गाजी शब्द हटा दिया है आपने? क्या बात करते हैं आप? मुझे लगता है सारे विदेशी आतंकवाद लाते हैं। कपिल जी, हमारा समय खत्म हुआ। मुझे लगता है कि किसी भी हालत में कट्टरपंथी सोच की जीत नहीं होनी चाहिए। बस कुल मिलाकर के मसला इतना सा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम तमाम पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे ताल ठोक के में, पूछेंगे सवाल। आप तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।